दुनिया के खात्मे से पहले का वो मंजर जहाँ कोई कानून नहीं, सिर्फ सर्वाइवल है। धरती का नक्शा बदलने वाला है, एक ऐसी तबाही जिसे कोई नहीं बचा सकता सवाए उनके जो ग्रीनलैंड पहुंचेंगे। कहानी के शुरू में हमें पता चलता है कि एक कॉमिक धरती से टकरा गया है, जिससे धरती का 75 हिस्सा तबाह हो चुका है। ये तबाही इस कदर हुई है कि 5 साल गुजरने के बाद भी दुनिया पहले जैसी नहीं हो सकी। धरती के चारों तरफ उस कॉमिक का मलबा अब भी घूम रहा है, जो कभी कभी आसमान से गिर के तबाही मचाता है। इस बड़ी तबाही के बाद भी कुछ लोग जिंदा बच गए थे। जॉन की फैमिली भी उनमें से एक है, जो दूसरे लोगों के साथ ग्रीनलैंड के एक बंकर में जिंदगी गुजार रही है। बंकर में रहने वाले लोग नई दुनिया बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन इनकी सोच हकीकत के खिलाफ है, क्योंकि बहुत से इलाकों में रेडिएशन ने जमीनों को तबाह कर दिया था। इसलिए इंसान अपना ज्यादातर वक्त बंकर में गुजारते थे। 5 साल गुजर जाने के बाद इंसान इस माहौल के आदी बन गए हैं। अब हम जॉन को देखते हैं, जो कि एक इंजीनियर है, मगर हालात ने उसे एक्सप्लोरर बना दिया है। एक दिन जॉन को खास मिशन पर भेजा जाता है। रिसर्च के दौरान जॉन को जमीन में एक नई दरार नजर आती है, जिससे लावा निकल रहा है। इसी बात की जांच करते हुए जॉन समंदर के बीच पर चला जाता है। यहाँ उसे लाइफ बोट के अलावा कुछ नजर नहीं आता और बोट्स भी बिल्कुल खाली होती हैं। यही एक शिप भी है जो चलने के काबिल नहीं। जॉन जरूरी चीजें लेने शिप के अंदर चला जाता है। इसी बीच उसे बंकर से इन्फॉर्म किया जाता है कि जल्द ही ये खतरनाक तूफान आने वाला है, पर जॉन इस बात को इग्नोर करके चीजें खोजता रहता है। तभी उसे एक छोटी सी बुक में सूखा हुआ फूल मिलता है। तभी जॉन को फिर बताया जाता है कि तूफान आ चुका है। तूफान जॉन के पीछे ही है और वो तूफान से बचता हुआ बंकर की तरफ भाग रहा है। सभी लोग जानते हैं कि जॉन आ रहा है, इसलिए इन्हें बंकर का दरवाजा खोलना होगा। कुछ वक्त के लिए बंकर का दरवाजा खोला जाता है और जॉन जल्दी से बंकर के अंदर चला जाता है। अब हम जॉन की वाइफ एलिसन को देखते हैं, जो कि अब बंकर की लीडर बन चुकी है। दरअसल यहाँ लीडर्स की एक मीटिंग चल रही है। इनमें से एडम कहता है कि हमारे पास सप्लाई बहुत कम है और मैं दावे से कह सकता हूँ कि हम अगले साल खेती करेंगे। तभी डॉक्टर अमीना कहती है कि ये मुमकिन नहीं, क्योंकि उसके मुताबिक ये बंकर लंबे वक्त के लिए सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए इन्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन इशू ये है कि कनाडा और अमेरिका पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और आइसलैंड तो जैसे नक्शे से ही मिट गया हो। तभी एलिसन कहती है कि वेस्टर्न यूरोप अब भी सही सलामत बचा है, क्योंकि वहाँ तूफान कम आते हैं। पर एलिसन को बताया जाता है कि वहाँ रेडिएशन अब भी मौजूद है और थोड़ी सी रेडिएशन खतरनाक साबित होगी। तभी यहाँ कोई पूछता है कि आखिर उस क्रिएटर का क्या बना। इस पे डॉक्टर अमीना बताती है कि जहाँ कॉमिक का बड़ा हिस्सा गिरा था, वहाँ एक बड़ा सा क्रेटर बन गया है और साथ ही बने पहाड़ और खाइयां रेडियो एक्टिविटी हवा को रोकने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर अमीना और उसकी टीम के मुताबिक वो जगह इंसानों के लिए नई जिंदगी साबित हो सकती है। तभी एक सोल्जर बताता है कि वो जगह ग्रीनलैंड से बहुत दूर है और मुझे पता चला है कि यूरोप में भयानक जंग चल रही है, इसलिए वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं। मीटिंग खत्म होने के बाद जॉन एक साइकियाट्रिस्ट से मिलता है। डॉक्टर पूछता है कि तुम इस जिंदगी में क्या फील कर रहे हो। जॉन कहता है कि मैं इस माहौल का आदी हो चुका हूँ। इसी बीच बंकर जोर जोर से हिलने लगता है। सब लोग डर जाते हैं, जैसे बंकर तूफान की लपेट में आ गया हो, पर कुछ ही देर बाद सब ठीक हो जाता है। जनरल सबको तसल्ली देते हुए कहता है कि ये बंकर कॉमिक के प्रेशर को बर्दाश्त कर चुका है, इसलिए खतरे की कोई बात नहीं। एलिसन लीडर से पूछती है कि हमें जो सिग्नल आ रहे हैं उनका क्या करना है। इस पे एडम कहता है कि हमारे पास बंकर में जगह कम है और हम मजीद लोगों को यहाँ नहीं रख सकते। पर एलिसन को लोगों की जान की फिक्र है और वो कहती है कि हम बचे हुए लोगों को मरने के लिए भी तो नहीं छोड़ सकते। इस मसले को लेकर इनके बीच वोटिंग होती है और ज्यादा लोग एलिसन के हक में हैं। आखिर जनरल कहता है कि मैं कल सुबह एक रिसर्च टीम भेजूंगा। अब हम जॉन के बेटे नेथन को देखते हैं, जो बाकी बच्चों की तरह बंकर में स्टडी कर रहा है और उसे स्टार्स में काफी इंटरेस्ट है। नेथन का टीचर बताता है कि समरा कॉमिक का एक हिस्सा अब भी धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड में अटका हुआ है, जिसकी वजह से धरती के चारों तरफ एक रिंग बन चुकी है। दूसरी तरफ जॉन एक दोस्त के साथ पानी के पाइप ठीक कर रहा होता है और जल्द ही ये दोनों टूटे हुए पाइप को रिपेयर कर देते हैं। नेथन अब अपनी मॉम के साथ कम्युनिटी हॉल में है, जहाँ जॉन भी मौजूद है। एलिसन अपने हस्बैंड के बाहर जाने से परेशान है, क्योंकि वो रेडिएशन के करीब जाकर खुद को खतरे में डालता है। यहीं एलिसन अपने बेटे की शिकायत लगाती है कि उनका बेटा बंकर से बाहर गया था। इस पे जॉन को गुस्सा आता है और नेथन से कहता है कि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं,
और तुम आज के बाद फिर ऐसी गलती नहीं करोगे। अगले रोज रेस्क्यू मिशन के लिए एक टीम भेजी जाती है। सभी लीडर्स और सोल्जर्स इस मिशन को मॉनिटर कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम लोगों को रेस्क्यू करके बंकर की तरफ जा रही है। उधर जॉन जब अपने काम पर जाता है और अपने साथी को घबराया हुआ देखता है। इसी बीच जॉन को दीवार में एक दरार बनती दिखाई देती है और ये परेशानी एक नए खतरे से आगाह कर रही होती है। तभी रेस्क्यू टीम बंकर से कांटेक्ट करके दूसरी जगह जाने की इजाजत मांगती है, जहां और लोग भी फंसे हुए हैं। एडम इनकार कर देता है और कहता है कि और लोगों के लिए जगह नहीं। तभी रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट टूट जाता है और अचानक से इनका बंकर वाइब्रेट करने लगता है। दीवारों में दरारें पड़ने लगती हैं, जिसका मतलब है कि ये बंकर जल्द ही तबाह होने वाला है। लोग हर तरफ भाग रहे हैं। जैसे ही बंकर की वाइब्रेशन रुकती है तो जॉन अपने दोस्त की मदद से खड़ा होता है, क्योंकि वो मलबे के नीचे दबा हुआ था। और फिर वो अपनी वाइफ एलिसन को ढूंढता है, जो कि खुशकिस्मती से अभी तक जिंदा है। और फिर ये दोनों अपने बेटे नेथन को ढूंढने लगते हैं। जल्द इनका बेटा भी इन्हें मिल जाता है। जॉन नेथन से कहता है कि जो सामान जरूरी है उसे अपने साथ रख लो, क्योंकि अब हम यहाँ रुकने वाले नहीं। तभी जॉन को कुछ मास्क भी मिल जाते हैं, जिन्हें पहनकर वो बंकर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मेन गेट पर लोगों का रश इस कदर होता है कि जॉन को दूसरी तरफ से जाना पड़ता है, लेकिन ये रास्ता मलबे से ढका हुआ है। पर जॉन और उसकी फैमिली नीचे से रेंगते हुए यहाँ से निकल ही जाते हैं। बाहर लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम है। हर कोई समंदर की तरफ भाग रहा है। इस अफरा तफरी में नेथन इनसे अलग हो जाता है, पर जल्द ही दोनों नेथन को ढूंढ लेते हैं। दरअसल वो डॉक्टर अमीना की हेल्प कर रहा था। इसके बाद ये सभी समंदर की तरफ भागते हैं। हालात खराब हो चुके हैं। यहाँ कुछ ही लाइफ बोट्स हैं, जिनमें लोग पहले से बैठ गए हैं, और जो लोग बाहर हैं वो किसी तरह भी बोट में सवार होना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई और रास्ता है ही नहीं। भीड़ में से कोई जॉन का मास्क छीन लेता है, लेकिन जॉन को इसकी कोई परवाह नहीं। तभी जॉन को एक खाली बोट दिखाई देती है और वो अपनी फैमिली को लेकर उसी तरफ चल पड़ता है। ये तीनों देर किए बिना बोट में बैठ जाते हैं, जबकि बाकी लोग अंदर आने की कोशिश करते हैं। पर बोट का डोर लॉक है और वो आगे बढ़ रही है, इसलिए लोग पीछे ही रह जाते हैं। बोट आगे की तरफ बढ़ रही होती है। तभी एक आदमी विशाल लहर को देखकर चिल्लाने लगता है। सुनामी बड़ी लहरों के साथ इन्हीं की तरफ बढ़ रही है और जल्द ही सुनामी का पानी सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता है। जॉन और उसकी फैमिली की किस्मत अच्छी है। वो जिस बोट में बैठे हुए हैं वो पूरी तरह से बंद है, इसलिए वो सुनामी की बड़ी लहरों से बच जाती है। पर अब मसला ये है कि ये लोग जाएंगे कहाँ, क्योंकि सरवाइव करने के लिए इन्हें किसी जगह का आइडिया नहीं और इनके पास सिर्फ एक हफ्ते का ही राशन बचा है। सब लोग एक साथ सोचते हैं और फिर फैसला किया जाता है कि वो सब इंग्लैंड की तरफ जाएंगे। जॉन के पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे पता चलता है कि आसपास रेडिएशन बहुत कम है, इसलिए सब लोग अपना मास्क उतार सकते हैं। इन्हें समंदर में कई दिन बीत चुके हैं और इसी सफर में इनकी बोट में खराबी आ जाती है। जॉन एक इंजीनियर है और वो इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लेता है। इन्हें लगता है कि वो कहीं ना कहीं सरवाइव कर ही लेंगे। काफी दिन चलने के बाद इनकी बोट का फ्यूल खत्म हो जाता है और इनके पास आगे बढ़ने के लिए एक गैलन भी नहीं। अब ये समंदर की लहरों और हवा के सहारे पर हैं। लहरें इन्हें कुछ न कुछ आगे धकेलती रहती हैं। ये अपना वक्त गुजारने के लिए अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं। अचानक से इनकी बोट किसी चीज से टकराती है और जब ये बाहर निकल कर देखते हैं तो बोट एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर खड़ी होती है। इस जगह का नाम लिवरपूल है और इस शहर का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका है। ये अपनी बोट को जमीन के पास रोककर शहर के दूसरे हिस्से में जाने की कोशिश करते हैं। देखने में तो ये जगह बिल्कुल सुनसान और खाली है, लेकिन फिर भी इन्हें यहाँ कुछ लोग नजर आते हैं। ये सभी उन लोगों के पीछे चलना शुरू कर देते हैं और एक ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ रेस्क्यू बंकर्स हैं। यहाँ और लोग भी हैं। हर तरफ लोगों का हजूम है और हर गेट पर सोल्जर खड़े हुए हैं। एलिसन और जॉन सोल्जर से कहते हैं कि हम ग्रीनलैंड के बंकर से आए हैं और अब हमें यहाँ रहना होगा, क्योंकि हमारी पहले वाली जगह तबाह हो चुकी है। गार्ड इनसे आईडी मांगता है, क्योंकि आईडी के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। एलिसन के पास आईडी थी, इसलिए उसे अंदर जाने दिया जाता है, जबकि जॉन और एडम पीछे रह जाते हैं। यहाँ पर मौजूद सभी लोग बंकर के अंदर जाना चाहते हैं। लोग एक दूसरे को धकेलना शुरू कर देते हैं, जिससे हालात और ज्यादा खराब होने लगते हैं। ये देखकर सोल्जर्स बुखला जाते हैं और लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिनमें एडम भी मारा जाता है। लोग तो कंट्रोल कर लिए जाते हैं,
लेकिन जल्द ही आसमान पर एक रेडियो एक्टिव तूफान नजर आने लगता है। जॉन डॉक्टर अमीना से कहता है कि हमें यहाँ से हर हाल में निकलना होगा। ये एक वैन को रोकते हैं और जॉन उससे लिफ्ट देने की भीख मांगता है। ड्राइवर जॉन की गाड़ी के बदले इन्हें लिफ्ट देता है और फिर जल्द ही ये सब यहाँ से चले जाते हैं। पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और ये नहीं जानते कि इन्हें कहाँ जाना है। जॉन कहता है कि हम लंदन जाएंगे। इस पे एलिसन कहती है कि लंदन में मेरी दोस्त है जिसने 8 महीने पहले मुझसे कांटेक्ट किया था और वो हमारी मदद जरूर करेगी। ये लोग लंदन से 8 घंटे की दूरी पर हैं और फिर कुछ देर के लिए रास्ते में ठहरते हैं क्योंकि मुसलसल चलने से ये थक चुके हैं। नेथन अपने डैड के पास आता है तो जमीन एकदम से हिलने लगती है। जॉन नेथन से कहता है कि जल्दी से किसी चीज को पकड़ लो। नेथन जैसे ही एक पेड़ के पीछे छुपता है तो जॉन उसे जकड़ लेता है। हवा इतनी तेज है कि वो अपने सामने आने वाली चीजों को उड़ा रही है। आसमान से कहीं आग के गोले गिरने लगते हैं, लेकिन ये दोनों अब भी पेड़ को पकड़े हुए हैं। इसी बीच वैन का ड्राइवर अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगता है। जॉन उसे बहुत समझाता है कि वो आगे ना जाए, जबकि आग के गोले अभी भी गिर रहे हैं। ड्राइवर को अपनी गाड़ी प्यारी है और वो जैसे ही गाड़ी के पास जाता है तभी एक आग का गोला सीधे उससे टकराता है, जिससे ड्राइवर और गाड़ी दोनों ही नहीं बचते। जब हर चीज ठीक हो जाती है तो ये लोग अपना सामान लेकर पैदल ही लंदन को निकल पड़ते हैं। इसके बाद ये एलिसन की दोस्त मैकेंजी के घर पहुंच जाते हैं। वो अच्छे से सबका वेलकम करती है। मैकेंजी के घर और लोग भी रह रहे हैं जो कि इन्हीं की तरह मैकेंजी के पास आए थे। जॉन उससे पूछता है क्या तुम क्रेटर के बारे में जानती हो। इस पे मैकेंजी कहती है कि मैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन मैंने कुछ अफवाहें सुनी हुई हैं। रात को एलिसन जॉन के खांसने की आवाज सुन लेती है और वो उसके पीछे वॉशरूम में चली जाती है। जॉन बताता है कि रेडियो एक्टिव में काम करते करते उसकी सेहत काफी खराब हो चुकी है और अब उसके पास 6 हफ्तों का वक्त है। एलिसन जॉन को इलाज का कहती है, पर जॉन जानता है कि इनके पास टाइम कम है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। इसलिए जॉन हर हाल में क्रेटर तक पहुंचना चाहता है ताकि अपनी फैमिली को सेव कर सके। अगली सुबह ये लोग अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। मैकेंजी इन्हें एक कार और कुछ सामान देती है ताकि इन्हें कोई दिक्कत ना हो। इन्हें चलते हुए रात हो जाती है और अचानक डॉक्टर अमीना पर गोली चलती है। दरअसल कोई इनसे गाड़ी छीनना चाहता है। जॉन के पास भी गन है और वो बड़ी बहादुरी से इनका मुकाबला करता है और इन दोनों को शूट कर देता है। डॉक्टर अमीना के अलावा सभी लोग ठीक हैं। अगली सुबह ये लोग डॉक्टर को अपने हाथों से दफना देते हैं और डॉक्टर के मरने का इन्हें बहुत ज्यादा अफसोस है। इन्हें इंग्लिश चैनल को पार करके क्रेटर तक जाना है, इसलिए इन्हें यहाँ से निकलना होगा। काफी सफर के बाद जब ये इंग्लिश चैनल के पास पहुँचते हैं तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि समंदर पूरी तरह से सूख चुका है। अब ये समंदर नहीं बल्कि सहरा है जहाँ हर तरफ रेत ही रेत है। ये लोग गाड़ी लेकर बढ़ते रहते हैं। कुछ घंटे चलने के बाद ये एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ इनसे पहले भी लोग आए हुए थे। सभी गाड़ियाँ यहाँ रुकी होती हैं क्योंकि सामने एक गहरी खाई है। ये लोग गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ते हैं। खाई को पार करने के लिए लोगों ने एक पुल भी बना लिया होता है। ये पुल बहुत खतरनाक है जिसे देखकर नेथन घबरा जाता है। जॉन नेथन को तसल्ली देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमारे पास आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, इसलिए हमें चलते रहना होगा। पुल के ऊपर हवा का प्रेशर बहुत तेज है जिससे इनका बैलेंस बिगड़ जाता है, पर किसी भी तरह ये पुल को पार कर लेते हैं। इससे आगे इन्हें एक सीढ़ियों वाला पुल भी पार करना होगा। ये फिर से हिम्मत करके सीढ़ियों पर रेंगना शुरू कर देते हैं। इसी बीच भूकंप आ जाता है और पहाड़ वाइब्रेट होने लगता है। कुछ लोग तो गिर के मारे भी जाते हैं, मगर जॉन अपनी फैमिली को सही सलामत आगे ले जाने में कामयाब हो जाता है। अब ये लोग पैदल ही फ्रांस की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये एक जगह खड़े होते हैं, तभी एक आदमी बंदूक लिए इनके पास आता है। जॉन इसे अपने बारे में बताता है और कहता है कि हम बस क्रेटर तक जाना चाहते हैं। ये सुनकर आदमी इन्हें अपने पीछे चलने को कहता है। वो इन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर शहर ले जाता है जहाँ वो खुद एक बिल्डिंग में अपना गुजारा कर रहा है। आदमी इन्हें अपनी फैमिली से मिलवाता है जिसमें एक उसकी बेटी है और एक वाइफ है जो कुछ बोल सकती है और ना ही चल सकती है। रात को खाना खाते वक्त आदमी जॉन से पूछता है, तुम क्रेटर तक क्यों जाना चाहते हो? जॉन बताता है कि एक वही जगह है जहां इंसानियत फिर से जन्म ले सकती है। आदमी कहता है कि वो जगह बहुत खतरनाक है क्योंकि पूरा इलाका वारजून बना हुआ है और हर देश उस क्रेटर पर कब्जा करना चाहता है। आदमी की बेटी का नाम कैमली है
और उसकी नेथन से अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक साथ वक्त गुजारने लगते हैं। अगले रोज आदमी जॉन को एक मैप देता है और बताता है कि वो कैसे वार जोन से बचकर क्रेटर तक पहुंच सकते हैं। आदमी बताता है कि वेस्टर्न अलायंस के बेस पर पहुंचने के बाद जॉन को कमांडर जॉनर से मिलकर उन्हें एक तस्वीर दिखानी होगी और फिर कमांडर क्रेटर तक पहुंचने में इनकी मदद करेगा। आदमी जॉन से विनती करता है कि वो उसकी बेटी कैमली को भी अपने साथ क्रेटर तक ले जाए। एलिसन इसके लिए राजी हो जाती है और जब कैमली अपने पेरेंट्स को अलविदा करती है तो ये सब गाड़ी लेकर क्रेटर की तरफ चल पड़ते हैं। ये रास्ते में बैठकर एक जगह रेस्ट कर रहे होते हैं, तभी यहाँ कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं। ये सोल्जर्स वेस्टर्न अलायंस के हैं और ये जॉन से कहते हैं कि सिविलियन का यहाँ आना मना है। कैमली बताती है कि हम कमांडर जॉनर से मिलना चाहते हैं क्योंकि वो मेरे डैड के दोस्त हैं और वो क्रेटर तक जाने में हमारी मदद करेंगे। सोल्जर कहता है कि ये मुमकिन नहीं। जॉन जब मदद की विनती करता है तो सोल्जर को इन पर दया आ जाती है और वो इन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। रात को एक सोल्जर इन्हें वार जोन से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है और इस जगह दो मुल्कों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। बड़ी मुश्किल से सब वार जोन को पार करते हैं और फिर ये वेस्टर्न अलायंस के एक बंकर में पहुंचते हैं, जहां से सोल्जर्स इन्हें एक ट्रक में बिठाकर बेस कैंप में छोड़ देते हैं। इस कैंप में बहुत से लोग हैं जो क्रेटर तक जाना चाहते हैं। जॉन एक सोल्जर से मिलता है और उसे कमांडर जॉनर की फोटो दिखाकर मिलने को कहता है। इस पे सोल्जर कमांडर की बाहर पड़ी डेड बॉडी दिखाता है, जिसे देखकर ये लोग मायूस हो जाते हैं। इसके बाद जॉन सोल्जर से क्रेटर तक जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन सोल्जर उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। जॉन सोल्जर की विनती करता है और कहता है कि मैं मरने वाला हूँ और मुझे अपनी फैमिली को सेव करना है। सोल्जर मान जाता है और इन्हें भी बाकी लोगों के साथ बस में बैठने की इजाजत दे देता है। अब ये लोग बस में बैठकर क्रेटर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में कुछ डाकू इन पर हमला कर देते हैं क्योंकि वो इनसे बस छीनना चाहते हैं। डाकू सब लोगों को बस से बाहर निकलने का कहते हैं। जॉन अभी भी बस में है और वो अचानक से एक डाकू पर हमला कर देता है। ये देखकर बाकी लोग दूसरे डाकुओं पर टूट पड़ते हैं। जॉन जिंदा है, लेकिन वो डाकू की गोली से जख्मी हो गया था। अब फिर से सब लोग क्रेटर की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ ही वक्त बाद ये लोग क्रेटर के पास पहुंच जाते हैं, जहां ताजा सब्जा, हवा और पानी भी है। ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं होती, जहां इंसानियत फिर से जी सकेगी। जॉन पहले से बीमार था और अब उसे गोली भी लगी हुई है, लेकिन उसे खुशी है कि उसने अपनी फैमिली को सेव कर लिया। और फिर यहीं क्रेटर की खुली फजा में जॉन की मौत हो जाती है और यहीं इस कहानी का एंड भी हो जाता है। आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो 14 मूवीज को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।